हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज से बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा पाइथन में कि भाई जो सिंगल वैल्यू होती है जैसे कि 25, 15 ना, उन पर कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, फोर लूप और वाइल इनके साथ कैसे काम करते हैं, इफ कब लगाते हैं कब नहीं लगाते। ये हमने छोटी मोटी चीजें की जिनसे आप छोटे मोटे प्रोग्राम जरूर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको 5 बड़े नंबर में से कोई एक नंबर बड़ा पता लगाना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे टफ हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर आपको मल्टीपल टाइम क्या लगाना पड़ेगा? इफ एल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है? तो जब हमारे पास डेटा बड़ा हो जाता है, तो हमारा जो काम करने का तरीका वो हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि डेटा जब लार्ज होता है, उस केसेस में उन पर काम करने का जो तरीका है, उसके लिए पाइथन आपको नई फैसिलिटी देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी हमने काम किए हैं दोस्तों, वो हमने काम किए छोटे-छोटे डेटा पर जो कि सिंगुलर डेटा होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर मल्टीपल डेटा है, उस पर कैसे काम करें। जैसे कि मैं कहता हूँ आपको थाउज़ेंड्स ऑफ नंबर में से कोई एक बड़ा नंबर बनाना है, कि भी कौन बड़ा है, कौन छोटा है ये बताना है। या फिर आपके पास में लैक्स ऑफ नंबर है जिसमें से आपको 10 लोगों की एज पता करनी है या उनका एवरेज पता करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा होता है, उनको हैंडल करने के लिए पाइथन हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, है ना? तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ के कलेक्शंस होते हैं, कुछ वैल्यू को इकट्ठा कर हम लोग इस पर काम करना शुरू करते हैं। जिनको काफ़ी लोग भी ये भी कहते हैं कि सर उनको सीक्वेंस भी कह सकते हैं, है ना? सेट कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, कुछ भी आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे दीजिए। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भई हमें मल्टीपल डेटा पर काम करना है। अब मल्टीपल डेटा कैसा होता है, इस पे काम किस तरह से होता है, इसके लिए मैं बताता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है, जैसे कि मान लो मुझे 2 नंबर में से कोई बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो मैं कैसे करता हूँ, पहले तो एक नंबर लेता हूँ जिसमें से मैंने इसको इंट टाइप लिया, अंदर इनपुट लिखेंगे हम लोग और यहाँ से एक नंबर ले लेंगे। उसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो और इसको मैं कर देता हूँ बी। ये दूसरा नंबर हो गया हमारे पास में, है ना दोस्तों? फिर हम लोग क्या लगाएँगे, इफ एल्स लगाएँगे। तो इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, तो बड़ा कौन हुआ? तो आपको में से बड़ा जो है हमारे पास ए बड़ा हुआ, ठीक है? एल्स एल्स हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रिंट बी, नहीं तो कौन बड़ा होगा? प्रिंट बी प्रिंट होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम को जब हम लोग चलाते हैं तो हमारे पास में 2 नंबर एंटर करूँगा, 23 और 12। तो ये बता देगा 23 इज़ लार्ज, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मेरे पास 3 नंबर है। क्या नंबर है दोस्तों? 3 नंबर है। सी ले लिया मैंने और यहाँ पे एक और इनपुट ले लेता हूँ मैं, इंट इनपुट, इन इनपुट। तो ये मेरे पास 30 नंबर हो गए। अब तीनों में से बड़ा नंबर बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले ए को बी से मैच करूँगा। अब देखिए प्रोग्राम कैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है? तो ए को बी से मैच किया, ठीक है? और बी से मैच करने के बाद में हम लोग चेक करेंगे क्या ए जो है इज़ ग्रेटर देन सी, सी से भी बड़ा है? हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो हमारे पास में सबसे बड़ा कौन होगा? ए होगा, ठीक है? नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स लिखेंगे हम लोग और लिख देंगे प्रिंट प्रिंट सी, प्रिंट सी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दोस्तों, इसका मतलब बी बड़ा है, तो यहाँ पर आकर हमें बी को सी से मैच करना पड़ेगा, है ना भई? क्योंकि अगर दोनों में से बड़ा बताना है तो फिर बी हर वैल्यू दोनों से कंपेयर होगी। इसका मतलब यहाँ पर ए अगर बी से बड़ा है तो ए को मैं सी से भी कंपेयर करूँगा, फिर मैं अपना आंसर दूँगा। अगर इसी तरह से कहता हूँ ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मतलब बी बड़ा है और बी को अब हमें किससे मैच करना पड़ेगा? बी को मैच करना पड़ेगा सी से, तो बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये सही है, तो हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा? प्रिंट बी, और नहीं है तो एल्स एल्स हम लोग क्या प्रिंट करना पड़ेगा? सी। तो आपका ये प्रोग्राम जो 3 नंबर में से बड़ा नंबर बता देगा, जैसे कि मैंने डाला 12, 34, 12, है ना? तो ये बता देगा 34 इज़ द लार्जेस्ट। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए दोस्तों, जैसे ही मैंने एक और वेरिएबल बढ़ाया तो आपका प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स होता गया। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बढ़ा दूँ, डी ले दूँ, तो दोस्तों ये प्रोग्राम और भी बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो फिर बड़े प्रोग्राम जो कि रियल टाइम जो हम लोग कहते हैं आम ज़िंदगी में जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएँगे। तो इन चीज़ों को काम करने के लिए या इन चीज़ों से छोटी-छोटी चीज़ों से हम लोग प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो पाइथन ये कहता है या कोई भी लैंग्वेज ये कहेगी कि आप यहाँ पर कुछ सेट ऑफ वैल्यू का कलेक्शन ले लो, जिस पर आपको काम करना बहुत आसान हो। करेक्ट है? तो ऐसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे कलेक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों? कलेक्शन। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कलेक्शन की नीड आपको पता चली गई होगी कि यार ऐसे काम करेंगे इंडिविजुअल वैल्यू पर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्डन आ जाएगा, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और ढंग से चलेगा भी नहीं। तो इससे बचने के लिए पाइथन हमें एक उपाय सुझाता है। वो कहता है कि आप
सिंगल वैल्यू पर काम आप कर ही लेते हो, जैसे ए एक सिंगल वैल्यू है, बी सिंगल वैल्यू है। आज हम लोग सीखेंगे कि कलेक्शंस क्या है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू, कलेक्शन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब है आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ में रखकर उन पर काम करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो कलेक्शन देखना है, मतलब मैं कहता हूं कि मेरा जो हैंड है ये कलेक्शन ऑफ फिंगर्स है, यहाँ पर आपको 5 आइटम दिख रहे हैं ना भाई। तो ये जो हमारे पास कलेक्शंस होते हैं दोस्तों, पाइथन कहता है कि जहाँ मल्टीपल वैल्यू एक साथ आती है वो कलेक्शन बन जाता है। और कलेक्शन को 2 टाइप में पाइथन डिवाइड करता है। एक को तो वो कहता है अनऑर्डर्ड, मतलब आप जितने भी आइटम लेंगे वो ऑर्डर्ड नहीं होंगे। ठीक है भाई, एक अनऑर्डर्ड होती है हमारे पास में, एक होती है ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब है जितने भी कलेक्शन होंगे वो सबके सब क्या रहेंगे, ऑर्डर्ड, एक पर्टिकुलर फॉर्म में रहेंगे, एक पर्टिकुलर वे में उनको रखा जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास में यहाँ पर कोई भी एक नंबर है या कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 1 2 3। तो ये अगर अनऑर्डर्ड है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो इनका ऑर्डर बदलता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड में क्या होता है, ऑर्डर्ड के अंदर अगर आप ऐसा करते हो तो इनका ऑर्डर फिक्स हो जाएगा और पहले पोजीशन पर हमेशा 1 रहेगा, सेकंड पोजीशन में हमेशा 2 रहेगा और थर्ड पोजीशन में हमेशा 3 रहेगा। ये काम इंटरनली पाइथन कैसे करता है, ऑर्डर को कैसे मेंटेन करता है। तो जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो इसके बिहाफ पर हमारा जो पाइथन है जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करेगा उतनी बार वो किसी भी ऑर्डर में इनको अरेंज कर लेगा। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि इंक्रीजमेंट ऑर्डर हो या डिक्रीमेंट ऑर्डर हो। तो वो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो किसी भी ऑर्डर में ये आ जाएगा। यहाँ वो क्या करता है, यहाँ पर वो नंबर को एक पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ में सेट करता है। तो इंडेक्स का 0 1 और 2 ये इंडेक्स होते हैं। तो ये फिक्स है कि ये जो पहला वाला नंबर है ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, मतलब 0th इंडेक्स पे जाएगा। सेकंड जो नंबर है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स बोले तो फर्स्ट नंबर पर जाएगा। और ये जो इस इंडेक्स के थ्रू आप इन वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहां पर कोई भी इंडेक्स का लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको ये लिख दूं कि हमारे पास पाइथन में 2 तरह के कलेक्शन हो सकते हैं, 2 तरह के हम लोग वैल्यू का कलेक्शन बना सकते हैं। एक तो ऑर्डर्ड होगा और जिसमें कोई भी इंडेक्स नहीं होगा, तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड, ऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड कलेक्शन। और एक होता है ऑर्डर्ड और साथ में क्या होगा, इंडेक्स्ड होगा। इंडेक्स से आपको ये हेल्प मिलती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जाकर आप उस इंडेक्स के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर मैं 5 नंबर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। हालांकि आपको ये दिख तो रहे हैं कि सर ये सब के सब जो हैं, सब के सब एक साथ में लिखे गए हैं, इसी ऑर्डर में लिखे गए हैं, लेकिन ये ऑर्डर पाइथन मेंटेन करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 4 5 को डालूं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स जरूर मिलेगा। और इंडेक्स का फायदा ये है कि आपको इस इंडेक्स की हेल्प से कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इंडेक्स की हेल्प से हम लोग इसको स्लाइस कर सकते हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चल सकते हैं, शुरू से लेकर एंड तक चल सकते हैं। हम लोग रिवर्स भी चल सकते हैं कि हमें 4 से लेकर 1 तक चलना है, तो हम लोग रिवर्स भी चल सकते हैं। तो इंडेक्स बड़ी हेल्प करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, कहीं भी ट्रेवर्स करना हो, कहीं भी आना जाना हो, तो इंडेक्स की हेल्प से हम लोग जाएंगे। यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है। इसका मैं कोई सिंपल और एक समझाता हूँ। ये दोस्तों, ये वो लाइन है जो मूवी हॉल के बाहर लगी हुई है, जहां पर कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले बड़ी एज वाला आएगा या दूसरी एज वाला, कोई भी कहीं भी आ सकता है। लेकिन जब आप मूवी हॉल के अंदर बैठ जाते हो तो आपको एक सीट नंबर मिलता है। इसी सीट नंबर के थ्रू हम लोग बताते हैं कि भाई कौन सी सीट खाली है, कौन सी सीट भरी हुई है, किस तरह से ये सब अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ऑर्डर्ड, जहां पर हमने हर सीट को एक नंबर दिया है। क्लियर है ना, आपको समझ गया ना। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, हमारे जो मूवी थिएटर के अंदर आ गए हैं, वो सब ऑर्डर्ड हो गए। लेकिन अगर वही लोग मूवी थिएटर के बाहर है तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं कहता हूँ एक मेडिकल शॉप है। ठीक है, एक मेडिकल शॉप है हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा इरिस करके सिखाता हूँ। जहां पर उस मेडिकल शॉपकीपर ने क्या किया है यहाँ पर कि भाई अपनी शॉप में कोई भी मेडिसिन कहीं भी रख दी है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई भी कहीं भी रख देता वो। और एक यहाँ पर है, यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने रैक बना दी। क्या बना दी, रैक बना दी। और बोला कि इस वाले रैक में फीवर की टैबलेट रखूंगा मैं सारी की सारी, इसमें मैं रखूंगा मान लो कि हार्ट वाली जो भी टैबलेट्स आती है वो यहाँ रखेगा। ठीक है, और कोई जैसे कि न्यूरो सर्जन के, मतलब माइंड से जुड़ी हुई जो भी डिसीज होती है उनकी जुड़ी हुई सबके सब हम लोग यहाँ रखेंगे। समझ रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर्ड हो गया, अरेंज्ड फॉर्म में हो गया, ये अनअरेंज्ड फॉर्म है। अब मैं आपसे पूछूं अगर आपको मेडिसिन खरीदनी है तो कौन आपको जल्दी देगा, आपको कैसा, ये जल्दी आपको देगा, यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेंगे। पर इसका मतलब नहीं है कि हमेशा हमें अनऑर्डर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों हमें कई बार अनऑर्डर्ड की जरूरत पड़ती है, स्पेशली मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड आइटम चाहिए होते हैं।
और यहाँ पर हमें ऑर्डर्ड और अनइंडेक्स आइटम चाहिए होते हैं। दोनों ही अपनी जगह पर सही है, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आपकी प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या चाहिए। अगर आपको अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स चाहिए तो आप अलग कलेक्शन बनाएंगे, और ऑर्डर्ड और इंडेक्स चाहिए तो आपको अलग बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पाइथन जो है, अगर आपको उसके अंदर अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स कोई आइटम चाहिए, सेट ऑफ आइटम चाहिए, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है सेट। क्या लेना पड़ता है दोस्तों? सेट है। एक है फ्रोजन सेट। ये दो जो आइटम है ये हमारे पास में होते हैं अनऑर्डर्ड। क्या होते हैं दोस्तों? अनऑर्डर्ड होते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और वहीं मैं बात करता हूँ लिस्ट की, टुपल की, ठीक है, या डिक्शनरी की, ये सब के सब क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको इंडेक्स मिल जाएंगे, लेकिन इनमें आपको इंडेक्स नहीं मिलेंगे। चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम के थ्रू ही समझा देता हूँ, ज्यादा बेटर आप समझ पाएंगे। यहाँ आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। अगर ऑर्डर नहीं होगा तो इंडेक्स भी नहीं होगा, ठीक है भी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो वो तो होता है सेट। सेट के लिए मैंने आप लिखा, सपोज करो SCT सेट, ये मैंने एक रेफरेंस बनाया। और सेट बनाने के लिए हमें दोस्तों चाहिए होता है कॉलन, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस। और आपने यहाँ पर डाल दिया, सपोज करो यहाँ पर आपने डाल दिया है राम, ठीक है, और यहाँ आपने डाल दिया सपोज करो राधा, राधा डाल देते हैं या कोई भी सीता डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीते। और यहाँ मैंने डाल दिया सपोज करो, यहाँ मैंने डाल दिया अमर, अमर, ठीक है। और वही मैं आपके लिए एक लिस्ट बनाता हूं। लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ उसके ऊपर लिख दूं ऑर्डर्ड, ORDRDD, ऑर्डर्ड। और लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर सेम चीज लिस्ट में भी कर रहा हूं, RAM, राम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा सीते, और यहां मैंने लिख दिया अमर। तो यहां पर ये जो कलेक्शन है तीनों वैल्यू का, ये आपका अनऑर्डर्ड अनइंडेक्स्ड है। और वहीं अगर आप इस कलेक्शन की बात करें तो ये ऑर्डर्ड है, इंडेक्स्ड है। तो आप कहेंगे नहीं सर इसका फर्क क्या पड़ेगा, मजा कैसा आएगा? तो देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूं। सबसे पहले तो मैं प्रिंट करूंगा सेट को। प्रिंट किया, SCT सेट को प्रिंट कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं प्रिंट कर रहा हूं प्रिंट कर रहा हूं लिस्ट को। तो आप देखेंगे सेट ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या फर्क पड़ता है, आपको मैं सारे डिफरेंसेस धीरे धीरे बताता जाऊंगा। ये देखिएगा, यहां आपने अगर आउटपुट को आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो राम, सीता और अमर ये सीक्वेंस थी, लेकिन आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? राम, अमर और सीता अलग ही मिल रही है। ना तो ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है, ना ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीक्वेंस आपने ली है राम, सीता और अमर, आपको हमेशा वही सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना भाई, वो ऑर्डर्ड है तो वो आइटम को हमेशा ऑर्डर रखेगा। अब देखिए जब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूं तो ये आपका ऑर्डर चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर का फॉलो नहीं था। इसको जो पहले लगता है वो पहले प्रिंट कर देता है, जैसे वो रखना चाहे वो रख सकता है। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में क्या है? सेम सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर दी थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर राम, सीता और अमर दिया था, ये हर बार बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है, यहाँ पर भी बदल रहा है। और इस प्रोग्राम को मैंने सिर्फ दोबारा चलाया। अब मैं इसको फिर चलाता हूं तो मैं गारंटी नहीं लूंगा कि अनऑर्डर वाला बदलेगा नहीं बदलेगा। ये आपका जो है, ये आपको देखो कभी बदल जाता कभी नहीं बदलता, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी मिलेगी। ये ऑर्डर्ड है, ये फिक्स है कि पहले अगर राम रखा तो राम रखा जाएगा और ये रखा जाएगा। तो मैं इनका बीच में आपको कलेक्शन जो है वैल्यूज का, इस पे हमें काम करके बड़े प्रोग्राम बनाने हैं, और उसको लिए बहुत जरूरी इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो मैं दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं। एक तो है अनऑर्डर्ड, क्या है? अनऑर्डर्ड है, और एक है ऑर्डर्ड। इसमें क्या होता है? इसमें आपके पास में कोई भी सीक्वेंस फाइनल नहीं होती है, कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। तो इसका नाम देखकर आपको समझ में आ गया कि ये ऑर्डर्ड है और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है, इसमें कभी इंडेक्स नहीं होता, ये अनइंडेक्स्ड होती है। और इसमें होता है इंडेक्स। इंडेक्स की वजह से ये हमेशा ऑर्डर में रहते हैं, ठीक है। जो जिस इंडेक्स के लिखा गया वो उसी पर बात करेगा। कैसे? ये देखिए, अगर मैं इनकी बात करूं कि यहाँ पर सर ये कैसे स्टोर होते हैं, तो यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है सेट का, जहां आपने लिखा है राम, ठीक है, यहां आपने लिखा है सीता, और यहां आपने लिखा है क्या? अमर, ठीक है। और यहां आपने एक लिस्ट ली है जो कि ऑर्डर्ड होती है, यहां आपने लिखा है राम, सेम डाटा सेम है, ठीक है। बस ये फर्क है, एक ऑर्डर कर रहे हैं, एक को अनऑर्डर्ड रख रहे हैं, सीता और अमर। अब जब ये स्टोर होंगे दोस्तों मेमोरी में, जब प्रोग्राम रन होता है तभी ये स्टोर होते हैं। तो ये किस सीक्वेंस में स्टोर होंगे वो तो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा जब एग्जीक्यूट होगा। तो मान लेता हूं कि ये कुछ टाइम के लिए ऐसे स्टोर हो गया कि भाई पहले तो अमर स्टोर हो गया, फिर हमारे पास सीता स्टोर हो गई, फिर हमारे पास में राम स्टोर हो गया। इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं है। जब ये स्टोर होते हैं दोस्तों मेमोरी के अंदर, तो आपको हमेशा एक इनके इंडेक्स मिल जाएगा जिसकी शुरुआत 0 से होगी। ये फिक्स है, 0, 1 और 2 ये फिक्स है। 0th पोजीशन पर राम हमेशा राम ही जाएगा, 1 पोजीशन हमेशा सीता ही जाएगी और लास्ट पोजीशन में हमेशा अमर ही जाएगा। अब दोबारा जब प्रोग्राम को चलाता हूं तो मे भी पॉसिबल कि ये चेंज हो जाए, अनऑर्डर्ड चेंज हो जाए, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। और इसमें आपको कोई इंडेक्स नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको इंडेक्स मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर प्रूफ करो कि इसमें इंडेक्स नहीं है, और प्रूफ करो इसमें इंडेक्स है। ठीक है, तो इसका मैंने नाम दिया SCT सेट, और इसको मैंने नाम दिया है LIST लिस्ट। ठीक है, तो ये कहता है कि लिस्ट में से केवल उसी को बताइए जिसका इंडेक्स 1 है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते हम लोग। चलिए प्रोग्राम के थ्रू देख कर दिखा देते हैं आपको। अब मैंने लिखा है कि भाई यहां पर सर मुझे सेकंड नंबर आइटम देखना है, या फर्स्ट नंबर पर कौन से इंडेक्स पर फर्स्ट नंबर पर सेट में क्या है, और वही मैं लिस्ट में देखना चाहता हूं। तो ये जो सेट के अंदर आपने ब्रैकेट लगा के लिखा है वो लिखा है इंडेक्स। अब क्योंकि सेट में तो कोई इंडेक्स होता नहीं है, तो ये आपको दे देगा एरर। अब देखिए एरर आ रही है यहां पर, ये कह रहा है सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसके अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं आता, मतलब इसके अंदर इंडेक्स नहीं आता। ठीक है, इसको कभी इंडेक्स साथ लिख नहीं सकते, लेकिन लिस्ट को मैं लिख सकता हूं। अब लिख दीजिए, लिस्ट में देखिएगा नंबर 1 पर कौन है, तो आप कहेंगे सर नंबर 1 पर सीता है। आप समझ गए मेरी बात। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर फिर बदल गया है। तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर में यही फर्क होता है दोस्तों, एक में इंडेक्स मिल जाता है, उस इंडेक्स की हेल्प से आप लोग कहीं से भी काम अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ये है अनऑर्डर्ड। तो हालांकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लाइफ टाइम जो प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं ना कि हमारे लाइफ रियल टाइम प्रॉब्लम जो लाइफ के अंदर चलती है, जैसे बैंकिंग की प्रॉब्लम हो गई, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरह का कुछ बनाना है आपको, या फिर हमें ML या AI बनाना है, तो मोस्टली केसेस में लिस्ट बड़ी काम की होती है। वहीं अगर मैं सेट की बात करूं तो सेट बहुत ही निश प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही कम प्रॉब्लम के लिए सेट को हम लोग यूज करते हैं। स्पेशली अगर मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है सेट वाला, उसको आप यहाँ पर समझ लेंगे। सर मैथमेटिक्स में जो सेट है उसके लिए हमारे यहाँ पर सेट बने हुए हैं, बाकी के लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर 2 डिफरेंस तो पता चल गए होंगे। जब इनको प्रिंट करते हैं तो कोई सीक्वेंस मायने नहीं रखती, क्योंकि अनऑर्डर्ड है और इनका कोई इंडेक्स नहीं होता। लेकिन आप इनको इंडेक्स होता है तो आप इनको आसानी से इंडेक्स के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़े हमारे पास में होते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं। सेट जो है वो क्या है, अनऑर्डर्ड है। और वहीं अगर मैं बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट जो होती है दोस्तों वो हमारे पास में क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है। लिस्ट को बनाते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से, और सेट को बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस से। ओके, अब लिस्ट के अलावा हमारे पास में यहाँ पर टुपल भी होते हैं, जिनको हम लोग राउंड ब्रैकेट से बनाते हैं, ये भी ऑर्डर्ड होते हैं। और वहीं मैं बात करूं डिक्शनरी की, ये भी ऑर्डर्ड है दोस्तों। डिक्शनरी जिसको भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको पेयर लिखना पड़ता है की और वैल्यू का, मतलब दोनों दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की तरफ अलग चलता है उसमें। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यूज रखनी पड़ती है, यहाँ पर वैल्यू के साथ में एक की भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो है ऑर्डर्ड वाले, और ये है अनऑर्डर्ड वाले। अब देखते हैं कि पहले हम लोग सीखेंगे अनऑर्डर्ड वाले, फिर हम लोग जाएंगे ऑर्डर पर काम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये इनके जो मोटा मोटा डिफरेंस ये मैंने आपको दिखा दिया। वरना अब अगर हम लोग कहें कि आप इसको जब चाहे चेंज कर सकते हैं, यस, इसको बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। कि सर मैं इसमें से राम हटा सकता हूँ, यस हटा सकते हैं। सर इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, यस कर सकते हैं। तो ये भी म्यूटेबल होते हैं और ये भी म्यूटेबल होते हैं। ये चीज जो दोनों में कॉमन है। म्यूटेबल का मतलब होता है दोस्तों, म्यूटेबल का मतलब होता है कि ये चेंजेबल है, यस। यहाँ पर म्यूटेबल और अनम्यूटेबल दोनों चलते हैं, या म्यूटेबल भी मिलेंगे और इम्यूटेबल भी मिलेंगे। जैसे कि जो टुपल होता है दोस्तों, इसमें आपने कुछ लिखा तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिस्ट में लिखा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसको मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यहां तक आपको पूरा आइडिया मिल गया होगा कि अब हम लोग सेट ऑफ वैल्यूज पर काम करने वाले हैं। जब हम लोग वैल्यूज का कलेक्शन लेते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं, तो वो ग्रुप ऑर्डर्ड भी हो सकता है और अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। तो अनऑर्डर्ड क्योंकि बहुत कम है, तो पहले इसको सीख लेते हैं, फिर हमें ऑर्डर तो सीखना ही पड़ेगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या करते हैं, मैंने देखे वीडियोस में या मैंने बुक भी देखी है, तो उसमें अनऑर्डर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में आपको कम जानकारी मिलती है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि कुछ प्रॉब्लम जैसे मैथमेटिक की प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास में अनऑर्डर्ड का भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सब कुछ सीख लीजिएगा दोस्तों, हर चीज कहीं ना कहीं जरूर काम आती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करूंगा अनऑर्डर्ड आइटम की, जैसे कि सेट। तो देखते हैं अगली वीडियो में सेट क्या होता है। तब तक के लिए